के टीवी कल्याण समाज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जो सिंह सभा चंडीगढ़ में हैं और यहाँ पे एक जो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है, जहाँ अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग प्रदेशों से कुछ जो है एक लोक सेवा सदन लोकतंत्र की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक सर्व सेवा संघ का जो पहल की है, इन्होंने एक लोगों को जागृति अभियान का एक कोशिश की है। तो आइए हम एक हमारे सर हैं जो जिनका नाम जी अपना सर नाम बताएंगे। कैप्टन कुमन जी, कैप्टन कुमन जी हैं और जो चंडीगढ़ से हैं और ये काफ़ी एक्टिव हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और आइए सर हम पूछते हैं कि ये किस तरीके की आपने जो एक रैली का भी अभियान किया है, कि एक सर्व सेवा अभियान है, जो लोगों की जागृति अभियान कह सकते हैं, जो दिल्ली से लेके आज पंजाब तक चल रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा सा जरा। नहीं, जैसे आपने शुरुआत की है कि लोकतंत्र, इंडिया इज रिपब्लिक, लोकतंत्र जी कहते ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र। अब ये जो सेफ साफ दिख रहा है, ये लोकतंत्र राजतंत्र बन गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बन गया है, बन गया लग नहीं रहा, बन गया है। उदाहरण सामने है कि जो डिसीजन होती है इट इज़ विदाउट कंसल्टेशन। पार्लियामेंट हमने छोटी पार्लियामेंट से बड़ी बनाई है। अरे पार्लियामेंट नहीं बड़ी बनाने का फ़ायदा क्या, अगर उसको आपने चलना ही नहीं है, अगर आपने वहाँ बैठना नहीं है तो फ़ायदा क्या है? इतना 22-23 हज़ार करोड़ लगा दिए एंड बंदे अंदर बैठने नहीं, पार्लियामेंट ख़त्म कर दिए। तो वंस अगेन ये जो लोकतंत्र से राजतंत्र बन गया है, इसके बारे में हम जागरूकता कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र है, हमने इसको लोकतंत्र ही रखना है। क्या जो प्रेजेंट सरकार अभी जो मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी तो एक देशभक्त बन चुके हैं, ये अच्छे पीएम हैं जिन्होंने अपना एक मंदिरों का ही मुद्दा लेके चल रहे हैं, तो क्या आप इसके बारे में कुछ नाखुश हैं, या ये कुछ लोकतंत्र के लिए या हिंदू धर्म के लिए क्या कहें? एक मिनट, धर्म छोड़ दो, बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की एफिशिएंसी की। जी। आपने पूछा मैं क्या नाराज़ हूँ? मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए इन्हें चुना था ये वो कर ही नहीं रही हैं। सरकार किस लिए होती है? लोगों की दो चीज़, सिंपल चीज़ है। सरकार होती है दवाई, कमाई और पढ़ाई, जैसे बाकी बाय प्रोडक्ट होते हैं। दवाई, कमाई, पढ़ाई है तो भाई फैक्ट्री बन जाएगी, कमाई है। तो सरकार का काम होता है दवाई, पढ़ाई, कमाई एंड बाकी चीज़ें इसके साथ चलती हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान। अरे जिन चीज़ों के लिए हम आपको लेके आए हैं, आप यू हैव फेल्ड देयर। फेल्ड कैसे फेल्ड? अपने मुंह से कह रहे हैं मैं 31 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। एंड वंस अगेन 5 किलो राशन पर पर्सन पर मंथ। भाई साहब, मैं किसी को चैलेंज करता हूँ, आपको ही, आप 5 किलो पे अपना महीना निकाल के दिखाओ। तो ये जो बनाने आए थे देश को, कुछ बना दिया, खड्डे में फेंक दिया, तो मैं नाराज़ हूँ। उसका तो मतलब ही नहीं। मैं क्या 81 करोड़ मतलब सीधे नाराज़ है। 5 किलो पर मंथ पर पर्सन, हिसाब लगा के देखो। पर लोगों का कहना तो है कि पीएम ने काफ़ी अच्छा पब्लिक को रोज़गार भी दिया, और ये रोज़गार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये भी उन्होंने कुछ किया या क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या रोज़गार दी? कौन कहते रोज़गार दिया? 2 करोड़ का वादा शुरू हुआ था, गलती ना लगे ना 7 लाख नौकरियाँ दिया हैं। जब ये आए थे 130 करोड़ पॉपुलेशन थी, उनमें से उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था। आज हम 145 हैं, 145 करोड़ में से मेरे का 7 लाख या 70 लाख को नौकरी दी है कोई कंपैरिजन? तो आप पब्लिक को ये इस रैली के थ्रू क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, जागो। ये हम जो हमारा देश है रिपब्लिक, अम्बेडकर साहब ने बड़ा सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन रखा था, उसको हमने जिंदा रखना है हर हाल में, हर कीमत में। ये मैसेज हम देना रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गया, आप गए। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप सिटीजन हो, सिटीजन का हक होता है, ठीक है? और सिटीजन खत्म हुए तो बन जाओगे प्रजा, प्रजा का कोई हक नहीं होता है, ठीक है? तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। आप फिर अंधकार में चले जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, ये सारी अपना इंसानियत खत्म। जी, तो ये थे गुमन साहब हमारे साथ, जो चंडीगढ़ से ये एक सेवा अभियान में इनके साथ दे रहे हैं, जो संस्था की एक मुहिम है कि आप अपने आप के लिए एक लोकतंत्र को जागृत कर रहे हैं कि अपना आप को बचाइए, अपने देश को बचाइए, देश की सलाह। आइए श्री दया सिंह जी, और उनसे हम बात करते हैं जो ये एक सेवा संस्थान को लेके चले हैं, अपने अलग अलग प्रदेशों के एक मुख्य पर्सन को लेके चले हैं, और ये पूरे पंजाब में कई जिलों में जाने वाले हैं। तो नमस्कार सर, के टीवी में आपका भी स्वागत है।
आप बताइए कि ये रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके का रोष आप सरकार को कर रहे हैं और आप किस तरीके से लोगों में जागृति लाए। ऐसा है ये 12 और 13 दिसंबर को वर्धा में गांधीयन और सोशल सोसाइटीज़ के जो एक्टिविस्ट हैं सबकी एक मीटिंग इंटेलेक्चुअल्स की वो दो दिन चली। उसमें ये प्रस्ताव आया कि जिस हालात से ये सरकार पिछले 9 साल से चल रही है उससे ऐसा लगता है ये आरएसएस के उस एजेंडे को पूरा करना चाहती है जिस एजेंडे में गोलवालकर ने कहा कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दो और पूरी देश की परिसंपत्ति उनके हाथ में चली जाए और बाकी जो हैं वो भिखारी बन जाएंगे तो आप 50 साल राज कर सकते हैं। इस सरकार ने आते ही उस पर पूरा काम किया। एक बात और, मृणाल पांडे ने 2013 में जो हिंदुस्तान की संपादिका थी इस शक को उसने उस समय भी उठाया था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करे। मोदी जी से ज़्यादा अच्छा उनको कोई और नहीं मिला, इसलिए 2013 में मोदी जी की नॉमिनेशन नामजद किया गया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन और मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने उस एजेंडे को लागू कर दिया सिस्टम से। चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का सवाल हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हों, वो एक एक कदम कदम पर शाहूकार जो 2-3 पैदा करने थे उन्होंने बाकायदा तौर पर 2-3 शाहूकार पैदा कर दिए। अडानी का नाम आम तौर पर सबके सामने है। दूसरी बात ये रह गई कि 2019 में जब मोदी जी इलेक्शन में गए तो उस समय हिंदू हृदय सम्राट हो गए, तो वो सारे काम किए जो वो करना चाह रहे थे। तो 2019 का उनका एजेंडा था कि वो 370 आर्टिकल को अमेंड करेंगे, जो कश्मीर का है तो ये वो ख़त्म करेंगे, 35 से ख़त्म करेंगे और उसके बाद मुसलमान टारगेट पर आएंगे। नतीजा वही हुआ कि उन्होंने 2019 को आते ही 5 अगस्त को उन्होंने 370 और 35A का ख़त्म किया और जिस ढंग से ख़त्म किया स्टेट को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है और सब लोग ये मानते हैं कि ये रास्ता ही गलत था। पर क्योंकि जो हार गया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कंटेम्प्ट में तो नहीं जाना चाहता, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो समझौतावादी सिस्टम है उन्होंने उसी को लागू किया कि प्रेसिडेंशियल को पावर थी और उन्होंने ये काम किया। जबकि ये एब्रोगेशन नहीं है, ये ख़त्म नहीं किया, केवल क्लॉज 3 को अमेंड किया। दूसरी बात मैं जो है ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद वाला सवाल था, बाबरी मस्जिद को इस शिखर पर पहुँचाकर, और वो जो बाबरी मस्जिद में भी क्योंकि मुसलमान को टारगेट करना था तो बाबरी मस्जिद से ज़्यादा उनको टारगेशन के लिए नहीं मिला था, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को विध्वंस जो हुआ था तो उसके बाद उन्होंने कहा अब हम राम मंदिर का इशू उठाएंगे और राम मंदिर के लिए उन्होंने सारे काम किए। और वो जो समझौता सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको समझौते के तौर पर ही पेश किया क्योंकि अब ख़त्म हो गई तो ज़मीन दौड़ हो गई, तो अब क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस भी समझौता में, फैसला कुन में, जजमेंट नहीं है वो, एक फैसला कुन नहीं है वो, तो समझौता हुआ कि चलो यार अब जो हो गया अब इसको कैसे कर सकते हैं और उनको अलग से जगह दे दी जाए और इनको ये अब भी जो मंदिर वो बना रहे हैं वो बाबरी मस्जिद। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि मुग़ल सल्तनत के दौरान 20% से ज़्यादा मुसलमान नहीं थे, 80% हिंदू ही थे और अपर कास्ट हिंदू जो थे वो जो रेवेन्यू मिनिस्टर सारे हिंदू थे, फौज उनकी सारी हिंदुओं के पास, सेना का सेनापति हिंदू ही था, राजपूत ही था। तो इसका और जहाँ भी मस्जिद बनाते थे उसके साथ वो मंदिर बनाते थे। मुग़ल सल्तनत सेकुलर थी एज़ कम्पेयर टू जो ये जिस ढंग से ये पेश कर रहे हैं। तो उसमें आप ज्ञानवापी मस्जिद को लो, आप मथुरा वाली को लो, जहाँ भी, और मस्जिदें बल्कि अब ज़्यादा, मंदिर अब ज़्यादा टूटे हैं, वो उस समय तो मंदिर टूटे ही कम है। और उन्होंने तो औरंगज़ेब ने तो मंदिरों को दान दिया। मैंने सिखों को भी कहा कि अगर औरंगज़ेब की सहमति ना होती तो गुरु हरकृष्ण साहब जो 8वें गुरु थे वो बंगला साहब क्यों ठहरते? वो तो बंगला साहब राजा जयसिंह का बंगलो था, वहाँ कैसे ठहरा सकते थे? राजा गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज की ज्योति ज्योत समाये तो उनकी अंत्येष्टि के लिए, संस्कार के लिए अगर पंजाब आते तो कितना टाइम होता? तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा बाला साहब जगह दी, वो भी औरंगज़ेब ने दी। तो इस माता सुंदरी एरिया जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की महिला थी, तो उनको भी उन्होंने ही दी जगह। इसका मतलब वहाँ भी कोई प्रोटेक्शन थी ना। तो इसका मतलब है ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ये सोच ही गलत है, ये आधार ही गलत है।
मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। और हमारा ये जो इस ध्येय को हम लेकर चले हैं कि आप अगर मुसलमानों और सिखों को एलिमिनेट कर देंगे तो आप ये समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सरदार हुकुम सिंह जी का, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, उनका एक कहना था कि जब तक सिख और हिंदू इस देश का हिस्सा है तब तक इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। या तो हिंदू को एक्सप्लेन कर देना कि हिंदू क्या किस रहे, तो इसका मतलब ना तो उनको हिंदू का पता है और ना ही उनको किसी बात का पता है। उनका मतलब ये केवल ये है कि के विदते राज। जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं कि एक नई घटना घटी है मालदीव में, तो मालदीव में भी चाइना का जो है पीछे से सपोर्ट है। और आप कह सकते हैं कि आसाम हुआ या आगे कोई दूसरी जो चीज़ें हैं, पहले भी जो आसाम ने चाइना जो है कई जगह हमारा हस्तक्षेप कर चुका है। तो क्या एक्चुअली आपका रोष क्या है? देखो, ये जो है ये देश को उस गर्त में डालना चाह रहे हैं। अभी आप देखो, आपके साथ मालदीव चला गया, नेपाल चला गया, आपसे भूटान चला गया, आपसे लंका चला गया, आपसे बांग्लादेश आपके साथ नहीं खड़ा। सारे ही पड़ोसी जो कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही नहीं, चाइना के साथ वैसे ही नहीं। चाइना तो आपकी ज़मीन को हथियाए बैठा है, आप तब भी उसके साथ हाथ मिला रहे, उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये समझते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र का जो उसके मन में एक RSS के मन में ये जो है तौखला ही जिसको कह सकते हैं, जो उनके अंदर डर है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये उनकी गलती है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देश टूट जाएगा और देश टूटता है तो हम सब के लिए सब नुकसान होगा। हमने एक विभाजन देखा है, हम दूसरा विभाजन नहीं देख सकते। जी, तो ये थे जो संस्था के प्रमुख अपने दया सिंह जी, जहाँ ये एक अपना जागरूक अभियान लेके चले हुए हैं दिल्ली से पूरे पंजाब में, जगह जगह विचरण करके और लोगों को एक जागृत करेंगे अपने अधिकारों के ऊपर। ये एक सक्षम बनाएंगे सभी को और ये बताना चाहते हैं कि आने वाले का जो 24 का इलेक्शन आ रहा है उसमें सोच समझ के वोट दीजिए। सोच समझ के लिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे जा रहे हैं। बहुत